दोस्तों एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन कंफर्म हो चुका है जो कि 2026 में लॉन्च हो सकता है, जहां पर चाइनीज लेंस नाम की कंपनी के साथ में इनकी कुछ पार्टनरशिप हुई है यूटीजी को लेकर, जो कि अल्ट्रा थिन ग्लास है। तो भैया चाइनीज कंपनी इनका सबसे पहला कैंडिडेट है उस अल्ट्रा थिन ग्लास के लिए। उसके बाद में एक कोरियन कंपनी को भी शायद टेस्ट करेंगे अल्ट्रा थिन ग्लास के लिए, क्योंकि इस तरीके की सर्चेस हो रही है एप्पल के द्वारा। जिस बात को कंफर्म किया है मार्क गरमैन ने, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि टेक्नोलॉजी को लेके ही न्यूज़ रिपोर्टिंग करते रहते हैं, तो उन्होंने ही इस बात को कंफर्म किया। और इसी के साथ साथ जो इनका फोल्डेबल पैनल होगा वो सैमसंग बना रहा है। तो मतलब सैमसंग चाहे कितनी ही बुराइयां कर रहा हो एप्पल की, अभी तक इन्होंने फोल्डेबल फ़ोन नहीं बनाया, लेकिन भाई डील इन्हीं के साथ में चल रही है उस फोल्डेबल पैनल को लेके। हालांकि ये एलजी को भी कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि जितने भी मतलब फोल्डेबल डिस्प्ले बनाता है एलजी, रोलेबल डिस्प्ले बनाता है एलजी, शायद सबसे पहले वही करता है इन कामों को। लेकिन फिर भी यहाँ पर सैमसंग को कंसीडर किया गया है, क्योंकि उनके ऑलरेडी कई सारे फोल्डेबल फोन घूम रहे हैं मार्केट में। दोस्तों एलॉन मस्क की एक कंपनी है जो कि एआई कंपनी है ज़ाई नाम की, जिन्होंने एक मॉडल तैयार किया था ग्रुक 3 नाम का, जो कि एक्स के ऊपर काम करता है। अब एक एआई इंजीनियर है बेंजामिन डे क्रैकर, जो कि ज़ाई के ही डेवलपर हैं, मतलब ज़ाई के लिए काम करते हैं बेसिकली। उन्होंने ही ग्रुक को राइट किया था, लेकिन ग्रुक ने उन्हें ही एक वार्निंग दे दी, जिसके बाद में इन्होंने ज़ाई कंपनी को ही छोड़ दिया। दरअसल इन्होंने एक पोस्ट डाली थी एक्स के ऊपर, जिसके अंदर ये जो एआई मॉडल्स हैं उनको रैंक कर रहे थे, जिसके ऊपर इन्होंने चैट जीपीटी को ऊपर रखा था, ग्रुक को नीचे रखा था। यहाँ पर ग्रुक इनको एक वार्निंग देता है कि इस पोस्ट को तुरंत ही डिलीट करो या फिर फायर्ड हो जाओ। तो इसके बाद में थोड़ी सी बात इनकी ईगो पे आ गई, अहम पे आ गई, कि मैंने ही इस एआई बॉट को राइट किया और मुझे ये इस तरीके की बातें कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि भैया ये मेरी पर्सनल रैंकिंग थी एआई की, अब यहाँ पर इस तरीके की बातें होती है तो मैं रिजाइन ही दे देता हूँ। तो इन्होंने ज़ाई कंपनी से रिजाइन ही दे दिया, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी थी, और इन्होंने ही ग्रुक को राइट किया था। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि मार्क ज़करबर्ग को ऑलमोस्ट फांसी की सज़ा सुना रखी है पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी को लेके, क्योंकि भैया उन्होंने बताया इस बारे में कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो मैं जा नहीं सकता, इसी वजह से कि वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं मेरे ऊपर, क्योंकि भाई फेसबुक है। अब वो हर एक कंट्री के अंदर है, हर एक कंट्री के कुछ अलग अलग लॉ होते हैं, कुछ अलग चीज़ें होती हैं, रूल्स होते हैं, और इन लीगल चैलेंजेस की वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से भाई पहले के वक्त में फेसबुक में मतलब पूरा ही फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ करता था, लोग कुछ भी बोल देते थे। अब कुछ रिलीजियस बातों को लेकर अगर कोई कुछ बोल दे तो भाई वो काफ़ी बवाल मच जाता है कई सारी कंट्री के अंदर। तो पाकिस्तान भी उनमें से एक है, जहाँ पर फेसबुक के ऊपर कई सारे ब्लास्फेमिज्म के केसेस हैं, कंटेंट हैं। अब उसको लेके जो पाकिस्तान के अंदर उनको तो सज़ा मिलती है, सीधा डेथ की सज़ा सुना देते हैं। तो यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग ओनर थे फेसबुक के और अभी भी हैं, तो भैया उनके ऊपर भी इसी तरीके के किस्से हो रखे हैं कि अगर वो पाकिस्तान गए तो शायद ही वहाँ से वापस आ सकते हैं। हाँ, लेकिन यूएस है, यूएस बैक करता है मार्क ज़करबर्ग को, और उनके जितने भी बिलियनियर हैं उनको भाई ऐसे कैसे कोई कंट्री पकड़ लेगी। लेकिन फिर भी ये है, उनका कहना है कि भाई वहाँ पे ऑलमोस्ट इस तरीके की चीज़ें हो रखी हैं। हालांकि मैं सेफ़ हूँ क्योंकि मुझे कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये लीगल चैलेंजेस होते रहते हैं, हर कंट्री के अंदर डिफरेंट लॉ होते हैं, जिसकी वजह से एक टेक कंपनी सफ़र करती है। दोस्तों यूके के रहने वाले जेम्स हॉवेल्स, जो कि इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि 2009 के करीब में इन्होंने काफ़ी सारे बिटकॉइन खरीदे थे, करीबन 7,500 बिटकॉइन खरीदे थे, और कुछ कौड़ियों के भाव में ही खरीदे थे, जिसकी वैल्यू उस टाइम पे कुछ भी नहीं थी। मतलब कि ये लगा लो एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन दे के तो एक पिज़्ज़ा खाया था, तो इतनी वैल्यू होती थी बिटकॉइन की। लेकिन आज के वक्त में एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है भाई? $1,00,000 पार हो रखी है। मतलब कभी पार हो जाती है, कभी नीचे चली जाती है, तो मतलब इतनी हो रखी है वैल्यू। और इनकी उस हार्ड डिस्क की वैल्यू कितनी होगी जिसके अंदर 7,500 बिटकॉइन थे? भैया आज की डेट में $750 मिलियन की वैल्यू होगी उस हार्ड डिस्क की, जिसको रिकवर करने के लिए उन्होंने हर वो कोशिश कर ली जो ये कर सकते थे। इन्होंने म्यूनसिपालिटी से भी कॉन्टैक्ट किया, उनसे भी सर्चेस करवाने की कोशिश करी कि भैया 2009 के वक्त में फेंका गया कूड़ा किधर गया होगा, किधर नहीं गया होगा। तो अब इन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि मैं 1,10,000 टन, मतलब यूके के कई सारी जगहों का आने वाला कूड़ा जिस जगह पर फेंका जाता है उसको सर्च करना चाहता हूं, तो मुझे उसकी परमिशन दी जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने इनकी इस रिक्वेस्ट पर साफ साफ कैंसिल लगा दिया है और इसको रिजेक्ट कर दिया है कि भैया ये सब नहीं चलेगा, कि मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा तुम इधर से उधर करोगे सिर्फ एक हार्ड डिस्क के लिए, जो कि मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको ढूंढना। ये तो एक तरीके से यही है कि आप रेगिस्तान में कोई
नमक का दाना ढूंढ रहे हो तो उस तरीके की चीज़ है। अब क्या था कि इनकी हार्ड डिस्क में 7,500 बिटकॉइन की थी, जो इनके बिटकॉइन का वॉलेट था उसकी की थी। अब पूरे बिटकॉइन नहीं थे लेकिन उसकी चाबी उसके अंदर थी। और ये चाबी होती क्या है एक्चुअली में कि एक टेक्स्ट का कोड होता है जो कि 12 या 10 वर्ड का होता है कि पैरट, एलिफेंट, जू, बॉटल, फ्लाई, हीरो, इस तरीके के करीबन 10-12 वर्ड होते हैं जो कि आपकी की होती है किसी भी वॉलेट की। और वो ये याद नहीं रखे होंगे और वो हार्ड डिस्क के अंदर ही सेव होगा टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो भैया वही इनको चाहिए अपने उन 7,500 बिटकॉइन को क्लेम करने के लिए, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं क्योंकि $750 मिलियन कम कीमत तो नहीं होती। इन्होंने ये तक कह दिया कि आधे भाई गवर्नमेंट रख लेगी तब मुझे दे देना किसी तरीके से जो बाकी के बचे होंगे, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं भैया 1,10,000 टन कूड़े में से आपकी उस हार्ड डिस्क को ढूंढा जाए, ऐसा होगा नहीं। दोस्तों एलॉन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट अब भूटान के अंदर भी आने वाला है, वो बात कंफर्म हो चुकी है कि भैया इनकी सारी डील डाल हो चुकी है। और यहाँ पर प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो भैया 4,201 रुपये अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के अंदर बताया जाए तो भूटान के अंदर इतने रुपए देने होंगे पर मंथ के वहाँ के यूज़र्स को। और उसके बाद में उन्हें स्पीड मिलेगी 25 Mbps टू 110 Mbps। तो यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लान हो गया, मतलब हमें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सस्ते में मिल जाता है। अगर थोड़े से पैसे दो तो 6,000 रुपये में तो पूरे साल का हो जाता है हमारा अगर हम ब्रॉडबैंड लगवाएं। तो भैया मैं बता दूं ये सैटेलाइट इंटरनेट है और इतना ज़्यादा कॉमन है नहीं, क्योंकि ये रिमोट एरियाज़ को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। और रिमोट एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर लाओगे तो भैया काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाएँ। तो उस हिसाब से ये मतलब ठीक है, इतनी कॉस्ट है इसकी, क्योंकि भैया किसी भी तरीके से ये ला रहे हैं इंटरनेट उन जगहों पे जहाँ पर कुछ है ही नहीं, जहाँ पर नेटवर्क तक नहीं आता, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो वहाँ के होटल्स वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह इसको शायद यूज़ करेंगे ताकि वो अपने जो कस्टमर्स आएंगे उनको इंटरनेट दे सके उन जगहों पर जहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क है ही नहीं। दोस्तों इंडिया के अंदर व्हाट्सएप एक नया फीचर भी लेके आने वाला है जिसके अंदर आप अपने बिल्स की पेमेंट भी कर पाओगे, चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, या फिर गैस की पाइपलाइन से जो गैस आती है उसका बिल हो, या सिलेंडर का बिल हो, या फिर इसी तरीके के कई सारे बिल हो जो हमें भरने पड़ते हैं, हर बार मंथली भरने पड़ते हैं। तो वो भी आप व्हाट्सएप के द्वारा ही भर सकते हो। और इसी के साथ साथ मोबाइल का रिचार्ज भी व्हाट्सएप से ही करवा सकते हो। तो ऐसे फीचर भी बहुत जल्द इंडिया के अंदर व्हाट्सएप लेके आने वाला है। कुछ कंट्री के अंदर तो चालू भी हैं, लेकिन इंडिया रहता था तो इन्होंने कहा इंडिया के अंदर भी ये फीचर ले आते, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूपीआई का यूज़ करते हैं लोग। तो भैया चलो यूपीआई का फीचर तो हमने इसके अंदर ला ही रखा है, तो क्यों ना इसमें बिल पेमेंट भी करवा दे अपने ही यूपीआई से।